आई एम अक्षय जैन एंड आज फिर से एक बार एस जैन सुबोध पीजी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, ये जो सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। तो आपको पता ही है जैसा कि अब हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 की एक सीरीज़ चलाई हुई है और उस सीरीज़ में 2 वीडियो एक्चुअली 3 वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 4th वीडियो होगा और ये लास्ट वीडियो होगा और इस लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर 3 हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं क्लासरूम के अंदर और स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यूनिट नंबर 4 के लिए। और आज ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। इससे पहले मैं मैक्सवेल इक्वेशंस आपको पढ़ा चुका हूँ और उससे पहले उसके बाद में आरसी सर्किट, एलआर सर्किट का ट्रांसिएंट बिहेवियर ऑफ करंट भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है यूनिट नंबर 4 का वो आज हम पढ़ेंगे। तो आप लोग ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आप इन नोट्स को अपने नोटबुक में नोट कर लेना और इनको लर्न कर लेना। इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बुक के अंदर बहुत लेंथ से डेरिवेशन और डायग्राम वगैरह बहुत अजीब से दिए हुए हैं। डायग्राम वगैरह मैंने आपके लिए ईजी कर दिए, तो आप इन डायग्राम्स को ही प्रिपेयर करें। तो आज हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में वगैरह वगैरह। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये सब 12th क्लास का टॉपिक है। सो व्हेन वी चेंज द करंट इन एनी कॉइल देन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट एंड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। आपको पता ही है, आप जब किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर जो कॉइल होती है या कोई सर्किट में जो होता है उसके अंदर अगर आप करंट को चेंज करते हो तो करंट को चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ऑब्वियसली बात है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड आता है और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और दिस चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस ईएमएफ। आप लोगों ने फेराडे लॉ पढ़ा होगा, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा फेराडे लॉ भी आगे। तो फेराडे लॉ में ये होता है कि जैसे ही आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हो तो एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है ना। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अब सेल्फ इंडक्शन की पहचान होती है सेल्फ इंडक्टेंस है। ये एक कोइल के अंदर हो रही है। देखो, आपने एक ही कोइल ली है और उसी कोइल में आप लोग करंट चेंज कर रहे हो और उसी करंट को चेंज करके आप फ्लक्स लेके आ रहे हो। तो ठीक उसी प्रकार से लेट एनी कोइल हैविंग एन टर्न्स, अगर मान लीजिए किसी कोइल में एन टर्न्स है और हर एक टर्न में आपका फ्लक्स प्रोड्यूस 5 हो रहा है, तो एन टर्न में फ्लक्स कितना हो जाएगा, N5 प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस टोटल फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू द करंट, और यही टोटल फ्लक्स आपका करंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। दैट इज N5 प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज Ni इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Li। तो L बराबर क्या हो जाएगा, N5 अपॉन I। इस L को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, अब यहाँ देखना सेल्फ इंडक्टेंस, अगर हम लोग बात करते हैं सोलेनॉइड की, तो आप लोग जानते हो वैसे सोलेनॉइड के अंदर भी एन टर्म्स होते हैं। तो लेट अ सोलेनॉइड हैविंग लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A, इन दिस सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ड्यू टू करंट। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था तो वहाँ पे हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड म्यू नॉट Ni अपॉन L, ठीक है। तो इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड इज N देन द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, B बराबर 5 बराबर क्या होता है, B डॉट ds मतलब एरिया। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द एरिया। अगर सिंगल टर्न आपने लिया हुआ है तो n टर्न्स के लिए हम लोग यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस में n मल्टीप्लाई में कर दिया अपन लोगों ने, तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा, N5 अपॉन I हो जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपली इसको आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट कर सॉल्व करो, आ जाएगा। तो L इजिकल टू N अपॉन L लिख सकते हो आप। तो ये L बराबर ये हो जाएगा। सोलेनॉइड का डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, इसलिए मैंने ये करवाया हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब बात आ रही है म्यूचुअल इंडक्टेंस की। इसमें 2 कॉइल होती है, एक कॉइल जिसमें N1 टर्न्स, दूसरी कॉइल जिसमें N2 टर्न्स, ठीक है ना। और एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है। अगर किसी एक कॉइल के करंट की वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स जनरेट होता है तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ देखो, 2 coils आर सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल आर N1 and current I1 and due to I1 flux generate in second coil is I2।
करंट फ्लक्स हो रही है I1 पहली कॉइल में और फ्लक्स जनरेट हो रहा है दूसरी कॉइल में, इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं सेकंड कॉइल में फ्लक्स कितना हो जाएगा, जितना सेकंड कॉइल में टर्न्स है N2 मल्टीप्लाई विद द phi2, और दिस इज़ प्रपोर्शनल टू I1, क्योंकि जितना आप I1 को चेंज करते जाओगे उतना ही phi2 चेंज होता जाएगा, इसलिए N2 phi2 प्रोपोर्शनल टू I1 हो जाएगा, और यहाँ पे M कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका कोई डिरेक्शन एग्जाम में नहीं आता, इसलिए केवल मेरे शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग इतना ही पढ़ें। फेराडे लॉ की जब बात आएगी तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फेराडे लॉ, ये भी आपका एक अलग से टॉपिक है, तो ये हम लोग वैसे पढ़ चुके हैं पहले। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फेराडे लॉ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब हमने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन निकाली थी, वहाँ हमने पढ़ा था। तो इफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट या इंड्यूस्ड विद ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसे हम लेंज के नियम बोलते हैं। लेंज लॉ में होता है ये, लेंज लॉ में आता है नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम लोग ये दिखाते हैं E माइनस डेल फाई बी अपॉन डेल टी। फाई बी क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बी डॉट डी एस, और ई एक तरह का एक पोटेंशियल होता है, एक वोल्टेज होता है। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डॉट डी एल, लाइक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायमेंशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन के बराबर होती है, इसलिए स्मॉल ई इज इक्वल टू कैपिटल ई डॉट डी एल। यहाँ पे कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फ्रॉम स्टोक्स कर्ल थ्योरम ई डॉट डी एल बराबर क्या हो जाएगा कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करना। इक्वेशन नंबर आपका एक तरह से ये आ जाएगा, कर्ल ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा कर्ल ऑफ माइनस डेल डॉट बी, लाइक दिस। अब देखते हैं, अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, देखिए कैपेसिटर रखा हुआ है, और इस कैपेसिटर को मैंने एक ऐसे सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और वो करंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया ट्रांसिएंट बिहेवियर ऑफ करंट, इसका मतलब कि करंट भी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो सकती है। तो मैंने एक सर्किट से जुड़ा हुआ है, उस सर्किट से आई करंट आ रही है, और वो आई करंट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, वो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो चेंजेबल करंट है। तो ये कैपेसिटर रखा हुआ है यहाँ पे, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आप सब लोग जानते हो, 12th में आपने पढ़ा होगा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए लिख देना। तो ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कैपेसिटर कितना होता है आप जानते हो, फ्लक्स बराबर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द एरिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट आपका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज है तो चार्ज भी चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। ऑब्वियस सी बात है डी क्यू अपॉन डी टी होता है तभी तो आई आता है, तो चार्ज तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता ही है। तो फाई टी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको सोल्व किया, ए से ए कट जाएगा, फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद द फ्लक्स। अब अगर मुझे करंट निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में, ये मैंने डिफ्रेंशिएट किया, तो फ्लक्स भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो ही जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी हो जाएगा। दिस टाइम चेंजिंग करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी। तो ये जो आपका आई टी है ना, यही आपका आई डी कहलाएगा, और इसकी वैल्यू पुट कर दे रहा तो एप्सिलॉन नॉट ई डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन एरिया, या फिर डी डी अपॉन डी टी हो जाएगा। बस इसी के साथ आपका यूनिट खत्म हो जाएगा। केवल इतना ही आपके टॉपिक था, जितने काम के टॉपिक थे, जितने डेरिवेशन आते थे वो मैंने डिराइव करवा दिए, जो नहीं आते उनका कोई मतलब नहीं है, और बाकी टॉपिक हम लोगों ने इन शॉर्ट हमने समझे हैं। आप इतना ही याद करें, इतना ही लर्न करें, इन्हें नोट डाउन कर लें, ठीक है। और इतना ही आपके सिलेबस में है, इसके बाहर कोई सिलेबस नहीं है। सो यूनिट नंबर 4 इज़ कम्प्लीटेड एंड थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं कॉलेज में। घर पे रहिए, सेफ रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। आपके एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जून में स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन जून। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।